IUI या IVF, आजकल ये क्वेश्चन बहुत कॉमन हो गया है और मैं समझ सकती हूँ क्यों। क्योंकि इंटरनेट पे इतना सादा इन्फॉर्मेशन है इन दोनों के बारे में कि कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। तो आज मैं आपको कोई लेक्चर नहीं दूंगी, हम कुछ रियल लाइफ केसेस देखेंगे और उनके रिजल्ट को देख के समझेंगे कि किस केस में क्या ज़रूरी है। नेहा और आशीष, ये कपल 10 महीने से अपना इलाज करा रहे थे। उन्होंने अपने टेस्ट कराए थे, ट्यूब्स नॉर्मल थी, ओवेरियन रिजर्व नॉर्मल था और जब हमने सीमन एनालिसिस किया तो हमें समझ में आया कि बॉर्डरलाइन लो काउंट है, मतलब 19 मिलियन काउंट्स था। स्विमर्स थे, मोटिलिटी अच्छी थी। इस कपल के केस में हमने बात की, हमने उन्हें समझाया और हमने IUI प्लान किया। IUI इनके केस में परफेक्ट प्लान था क्योंकि स्पर्म में मोटिलिटी का इशू था। अगर हम स्पर्म को लैब में क्लीन करके, वॉश करके और फिर यूट्रस में इंस्टिल करें तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी अच्छे होने ही थे। तो हमने कपल का IUI 2 बार किया। दूसरे IUI के बाद ये कंसीव कर गए, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, प्रेगनेंसी स्मूथ थी और अब इन्हें एक बेटी है। केस 2, इस वक्त हमने IUI किया लेकिन IUI फेल हो गया। क्यों? क्योंकि चॉइस गलत थी। एक 32 इयर्स फीमेल थी, AMH ठीक था और किसी क्लिनिक पे 3 बार IUI फेल हो चुके थे। मेरे पास ये पूछने आए थे कि अब क्या किया जाए। हमने पेशेंट को बोला कि आप अपना ट्यूब टेस्ट कराइए। जब HSG की रिपोर्ट आई तो उसमें एक ट्यूब ब्लॉक थी। इसका मतलब स्पर्म और एग के मिलने का रास्ता ही बंद था। फॉर एन IUI टू बी सक्सेसफुल आपकी ट्यूब पेटेंट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यानी स्पर्म और एग का मिलना जो है वो ट्यूब में ही होता है। तो इनका IUI वॉज अ रॉन्ग चॉइस, ये कंसीव नहीं किए। इस केस में IVF इज़ ए बेटर चॉइस बिकॉज वहाँ पे फर्टिलाइजेशन लैब में किया जाता है, हमें ट्यूब की ज़रूरत नहीं होती। केस 3, IUI वॉज नेवर एन ऑप्शन। रमेश एक 34 इयर्स मेल थे जिनका सीमन एनालिसिस हमने कराया हमारे लैब में और रिपोर्ट आई एज़ोस्पर्मिया। एज़ोस्पर्मिया का मतलब है कि उनके सीमन की रिपोर्ट में स्पर्म नहीं था। इट इज़ अ पैथोलॉजी इन द टेस्टिकुलर टिश्यू और देयर इज़ अ ट्यूबल ब्लॉकेज। दोनों ही सिनेरियोज में नेचुरल प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है। एक यूरोलॉजिस्ट कंसल्टेशन किया गया जिन्होंने इनका टीसा प्लान किया गया और IVF नहीं, ICSI के द्वारा हमने इनके एम्ब्रियोज बनाए, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए गए, प्रेगनेंसी सक्सेसफुल थी और बच्चा डिलीवर हो गया। ये केस था सिवियर मेल फैक्टर जिसके अंदर नेचुरल प्रेगनेंसी पॉसिबल ही नहीं है, तो IUI में समय और पैसे वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। केस 4, मीनाक्षी, इसमें एज ने ही डिसीजन दे दिया। There was a female who was 38 years old. It is clearly reported in the literature that 35 years के बाद आपका ओवेरियन रिजर्व एज वेल एज क्वालिटी फॉल करता है और जेनेटिकली एबनॉर्मल बच्चे बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे केसेस में हम प्रेफर करते हैं कि हम बाहर ही लैब में ICSI या IVF से एम्ब्रियो बनाएं, उनको प्री जेनेटिकली चेक करें और तब फीमेल में ट्रांसफ़र किया जाए। मीनाक्षी के केस में हमने यही फॉलो किया, IVF ICSI किया गया, यूप्लॉइड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए गए और प्रेगनेंसी स्मूथली चली। आज वो एक हेल्दी बेटी की माँ बन चुकी है। सो चारों केसेस से हम ये समझ पाए कि IUI या IVF का डिसीजन एक इन्फॉर्म डिसीजन होना चाहिए और उसके लिए पेशेंट का कंप्लीट फर्टिलिटी वर्कअप होना ज़रूरी है, जिसमें कि हस्बैंड की रिपोर्ट सीमन एनालिसिस की, वाइफ की ट्यूबल पेटेंसी की रिपोर्ट, ओवेरियन रिजर्व एंड इम्पॉर्टेंटली एज हमें पता होनी चाहिए। कभी भी IUI या IVF का डिसीजन आप अकेले बैठ के नहीं ले सकते हैं। इसके लिए सीनियर कंसल्टेंट का गाइडेंस और प्रॉपर फर्टिलिटी चेकअप ज़रूरी है, जिसके बाद हम ये समझ पाएंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो प्लीज़ अपने कंसल्टेंट के साथ बैठिए, उनसे पूछिए कि किस तरह से वो आगे जाना चाहते हैं और किस बेसिस पे वो अपना डिसीजन ले रहे हैं।